दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत का संविधान एक फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट है। फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट होने के नाते शुरुआत की लाइन क्या है और अंतिम की लाइन क्या है, अर्थात इसका सीक्वेंस भी एक अपना इम्पोर्टेंस रखता है। तो वहीं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रीड करने से पूरी पिक्चर क्लियर भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट है। लाइनों को एक दूसरे को उठाकर जोड़ के करने पर, पढ़ने पर, या पूरी चीज़ों को कई बार पढ़ने पर, अलग अलग सिरे से पढ़ने पर कुछ एसेंशियल फीचर्स भी आ सकते हैं बाहर, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, जो 24 अप्रैल 1973 की 13 जजेस की बेंच द्वारा जो एक ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था, हिस्टोरिकल जजमेंट, जिसका इक्विवेलेंस शायद आज तक नहीं है। तो वहीं जैसा मैंने बताया कि लाइन बाय लाइन रीडिंग जो है वो भी कभी कभी ज़रूरी होती है, क्योंकि अन्यथा एक केओस की स्थिति भी आ जाएगी। कोई आर्टिकल अगर पहले है और कोई आर्टिकल बाद में, तो बहुत हद तक कभी कभी वो जजमेंट को डिक्टेट भी कर सकता है। और ऐसी ही कुछ केओस की स्थिति में जब एक के बाद एक लैंड रिफॉर्म्स बिल शेड्यूल 9 में डाले जाने लगे, या और भी तरह के जो बिल्स हैं, वो एक्ट्स हैं, वो डाले जाने लगे, तेज़ी से केओस हो गया, तो लाइन बाय लाइन रीडिंग और प्रेसिडेंस, जो पहले आर्टिकल आया उसको प्रेसिडेंस दी गई और बाद के आर्टिकल को फिर उसी परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ा जाने लगा। जी हाँ, ऐतिहासिक 1967 का गोलकनाथ जजमेंट। तो वहीं जब जुरिस्प्रूडेंस, जी हाँ, जब इंटरप्रिटेशंस के लिए पर्याप्त जजमेंट नहीं थे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं अपने इनिशियल डेज में था, और कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से सर्वाइवल की बात थी, और कॉन्स्टिट्यूशन के सर्वाइवल के साथ कहीं ना कहीं देश का सर्वाइवल, और देश का सर्वाइवल ही एक्चुअली में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के सर्वाइवल को भी डिफाइन करता था, तो लाइन में ब्रेक्स भी पढ़े गए। और जो ब्रेक पढ़े गए वो स्टार्टिंग होती है शंकरी प्रसाद जजमेंट से, 1951 के जजमेंट से, जिसमें 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को भी जो है अमेंड किया जा सकता है। और 368 के तहत जो अमेंडमेंट होगा वो लॉ की डिफिनेशन में, जी हाँ, आर्टिकल 13 की डिफिनेशन में जो लॉ है वो उसमें नहीं आएगा। खैर, जब ज्यूरिस्प्रूडेंस जब बहुत अच्छा तरीके से डेवलप हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, और उसके बाद, उसके पहले गोलकनाथ तो था ही, और उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के बाद, जी हाँ, मिनर्वा मिल्स, जहाँ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, फंडामेंटल राइट, डिडक्टिव प्रिंसिपल के मध्य, उसके बाद वामन राव, उसके बाद 2007 का 9 बजेस का ऐतिहासिक IR कोयलो जजमेंट, जी हाँ, जिसमें चीफ जस्टिस YK सब्रवाल साहब के नेतृत्व में था। तो जब ज्यूरिस्प्रूडेंस काफ़ी हद तक डेवलप हो गया, तो लाइन बाय लाइन रीडिंग करने पर कुछ अलग भी महसूस होता है। और लाइन बाय लाइन रीडिंग करने से यह एहसास होता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जो हमारे महान संविधान निर्माता थे, वो कितने प्रिसाइज भी थे, और कोई आर्टिकल पहले है, कोई आर्टिकल बाद में है, और उन्होंने आर्टिकल्स में एम्बिग्यूटीज़ भी छोड़ रखी थी। आर्टिकल 13 के अंदर लॉ को डिफाइन नहीं किया था, उसका एम्बिट पूरी तरह से छोड़ ओपन कर रखा था। तो दूसरी तरफ आर्टिकल 13 अपने विषय में नहीं, बल्कि स्टेट के लॉ के विषय में बात करता है, उस पर लिमिटेशन लगाता है, और इसी स्टेट में पार्लियामेंट भी आती है। स्वयं स्टेट का डिफिनेशन आर्टिकल 12 में जस्ट उन्होंने पहले दे दिया। और इसी तरह से जब 368 की बात आई, तो पार्लियामेंट के संबंध में प्रोसेस की तो बात करते हैं ओरिजिनल 368 में, लेकिन उस प्रोसेस के साथ पावर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या ये चूक थी या डेलिब्रेट अटेम्प्ट था? एक्चुअली ये सब चीज़ें, ये एम्बिग्यूटीज, ये इम्परफेक्शंस इसीलिए थी ताकि देश समाज की परिस्थितियों के अनुसार, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार
अनुसार, हमारे अनुभवों के अनुसार हम आर्टिकल्स को, फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरह से रीड कर सकें। एक्चुअली में अलग अलग जजमेंट, चाहे 1951 का शंकरी प्रसाद हो या 1965 में सज्जन सिंह जजमेंट हो, जहां 2 डिसेंटिंग व्यूज भी थे, जिन्होंने 1967 का 11th बेंच ऐतिहासिक गोलकनाथ जजमेंट की नींव रखी, या उसके बाद केशवानंद भारती जजमेंट थी 1973 का, या मिनर्वा मिल्स, या फिर वामन राव, या फिर 2007, सारे जजमेंट्स जो हैं वो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देते हैं देश समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार। जब सर्वाइवल की बात थी या जूरिस्प्रूडेंस कम था, तो शंकरी प्रसाद जजमेंट में लाइंस ब्रेक हुई और 368 के तहत, जी हाँ, 13 को नहीं कवर किया गया, तो वहीं फंडामेंटल, हाँ, तो इसी के साथ फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट में बताई गई। तो वहीं जब केओस होने लगा और आर्बिट्री लॉज रखने जाने लगे, 9th शेड्यूल में भीड़ लगने लगी, तो इस केओस से निपटने के लिए लाइन बाय लाइन रीडिंग की भी आवश्यकता पड़ी। और ऐसी गोलकनाथ जजमेंट में कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 जो पहले आया था और एक तरह से पावर, स्टेट की पावर लॉ के संबंध में करता है, तो उसके अंतर्गत ही 368 को ले लिया गया। ठीक है, 368 जी हाँ प्रोसेस बताता है, उसके तहत आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन बनेगा क्या? एक्चुअली में लॉ ही बनेगा, और लॉ की लिमिटेशन आर्टिकल 13 में डिफाइंड है। तो ये लाइन बाय लाइन चीज़ें भी जाती हैं, इस तरह से भी चीज़ें जाती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आती है उसके समय में कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो वहीं फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट लाइन बाय लाइन से ही सब कुछ नहीं हो जाता, कितना भी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो जाए या कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट जो होता है वहाँ पर एक एंड आर्टिकल से दूसरे एंड के साथ भी, दूर के एंड के साथ भी रीड करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सी छुपी चीज़ें और जो बेसिक फीचर्स हैं कभी कभार इस तरह से उभर के सामने आते हैं। जी हाँ, जस्टिस कृष्णा अय्यर का ये ऐतिहासिक कमेंट किसी एक जजमेंट में मुझे याद नहीं है, लेकिन बात करेंगे। तो इस तरह से जो बेसिक फीचर्स आए वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं से ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग्स और एक एंड से दूसरे एंड, अलग आर्टिकल्स के कुछ पार्ट से लेकर दूसरे आर्टिकल्स के रीड करके कुछ बेसिक फीचर्स भी डिफाइन हुए, जो लाइन बाय लाइन रीडिंग से शायद हम वहाँ ये इन बेसिक फीचर्स को जो अलग अलग तरह के हैं, जो आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं और केस बाय केस में वो डिफाइन भी होते जाते हैं, उनके विषय में हम जाने। तो ये टूल्स भी हमको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ने दिए। तो वहीं आयर कोयलो जजमेंट को अगर हम देखें, तो कोयलो जजमेंट कहीं ना कहीं जो है वो जो लाइन बाय लाइन रीडिंग है, और उसी के साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, जहाँ पे आप कुछ बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर, इन टूल्स का प्रयोग भी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए। तो दोनों का कहीं ना कहीं दोनों रास्तों को एडॉप्ट करते हुए दिखता है। आयर कोयलो जजमेंट दरअसल ऐसी गोलकनाथ जजमेंट और जो केशवानंद भारती जजमेंट है, दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। अगर नॉर्मल लेजिस्लेशन है तो वो ठीक है, आर्टिकल 13 के तहत उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी जा सकती है जुडिशियल रिव्यू के जरिए 32 के अंतर्गत। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि जुडिशियल रिव्यू देखते समय बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी अप्लाई हो सकती है। मे भी 13 के अंदर वो वायलेशन हो सकता है फंडामेंटल राइट का, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐसा लेजिस्लेशन आया है, एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हायर ऑर्डर की रीडिंग है पार्लियामेंट के जा रहा, और कहीं ना कहीं कुछ जनरल सर्कमस्टेंसेस की डिमांड हो सकती है कि जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए ताकि बेसिक स्ट्रक्चर बचा रहे। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अप्लाई करने से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद या सेकंड पार्लियामेंट की जो गंभीर चर्चा है उसके अनुसार हम उस लॉ को बचा सके। लेकिन ये एंड नहीं है कहानी का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट है,
और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है कि जैसे अलग अलग जजमेंट हैं और उसी के मध्य डिसेंटिंग जजमेंट्स हैं, और कोई एक जजमेंट का मेजॉरिटी व्यू है और वो आगे के जजमेंट में वो माइनॉरिटी व्यू हो जाए तो कोई फाइनल चीज़ नहीं है। जी हाँ, वो सर्कमस्टेंसेस के अनुसार डिपेंड करेगा। प्लस तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट के जब आप इंटरप्रेट करेंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग, जी हाँ वाइज लोग ही कहिए, अब इसमें प्रूडेंस या जूरिस्ट लोग ही कहिए, वो अलग अलग नज़रिए से अलग अलग चीज़ें कई बार पा सकते हैं। आम आदमी भी इस फिलॉसफी में बहुत कुछ देख सकता है और एक अलग नज़रिए से हम अपनी संवैधानिक जरिए और जो उसका जूरिस्प्रूडेंस का डेवलपमेंट हो उसको भी हम देख सकते हैं। जी हाँ, मसलन आप अगर जरा बात करिए कि सोचिए अगर भारत का संविधान क्यों अरे भाई, अगर भारत का संविधान किस लिए है? एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर अपने नज़रिए में देखूं तो भारत का संविधान सभी के लिए है, सभी के साथ न्याय करने के लिए। वो न्याय कैसे होगा? न्याय ऐसे होगा कि सभी आदमी बराबर पे रहें और अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज के साथ एंजॉय कर सकें ना, और सभी आदमी ये तभी कर पाएंगे जब उनके कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे जो गारंटीड होंगे। दरअसल अगर फंडामेंटल राइट्स ना हो, जी हाँ, तो भारत के संविधान का क्या मतलब रह जाएगा? दरअसल फंडामेंटल राइट्स के जरिए ही वास्तव में हर एक नागरिक के साथ भारत का संविधान जो है वो जस्टिस करता है। अगर ये राइट्स ना हो तो संविधान फिर कुछ नहीं, बस जो फिर रूल ऑफ ना होकर रूल बाय लॉ ही हो जाएगा। जो सत्ता में है जो वो बोले वही चीज़ लॉ ऑफ द लैंड हो जाएगी, माइट इज़ द राइट, यही चीज़ हो जाएगी। दूसरे पर्सपेक्टिव में ये भी देखें कि अगर सभी के फंडामेंटल राइट्स हैं और बराबर के हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स लिमिटलेस नहीं हो सकते हैं। ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स, जी हाँ, अगर अनटचेबिलिटी टाइटल इत्यादि को हटा दें तो ज़्यादातर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिमिटलेस नहीं हो सकते हैं, उस पर कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी। अन्यथा क्या होगा कि एक के राइट जो है वो दूसरे को वायलेट करने लगेंगे। किसी एक आदमी के राइट्स दूसरे की कीमत पर नहीं हो सकते हैं। तो सभी के फंडामेंटल राइट्स तभी होंगे और बराबर के तभी होंगे जब एक के राइट दूसरे की कीमत पर नहीं होंगे, कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन होगी। तो दैट इज, हम यहाँ पे पहुँचते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो भी हमारे संविधान पे हैं ज़्यादातर उनमें रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मस्ट है, तभी सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स होंगे और किसी की फंडामेंटल राइट दूसरे से अधिक नहीं होंगे या दूसरे की कीमत पर नहीं होंगे, तभी हम जस्ट सोसाइटी की बात कर पाएंगे। तो जब हम ये मान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स पे, इक्का दुक्का जैसे मैंने बताया, तो फिर आप ये मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करा जा सकता है। जी हाँ, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। दरअसल फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 13 में जो बात की गई है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को कंट्रोवीन करेगा, उसके वायलेशन में होगा। दरअसल यहाँ वायलेशन को समझने की बात है। फंडामेंटल राइट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से जब आगे बढ़ेंगे तब वो वायलेशन की बात आएगी। दरअसल हर फंडामेंटल राइट, ज़्यादातर फंडामेंटल राइट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देश समाज की परिस्थितियों के साथ होगी। दरअसल पहला अमेंडमेंट जब हुआ और 9 शेड्यूल की बात आई और जब लैंड सीलिंग एक्ट्स आने लगे, उनको 9 शेड्यूल में रखा गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी को ही कहीं ना कहीं सीमित करने की कोशिश की गई। राइट टू प्रॉपर्टी, जी हाँ, 19(1) को सीमित करने की कोशिश की गई।
बिल्कुल सीमित करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि लैंड जो है 5% के पास लैंड ही लैंड थी, 95% लोगों के पास लैंड ही नहीं थी। और बिना ज़मीन के और बिना इस प्रॉपर्टी के बहुत सारे राइट्स होने को तो कहने को हो सकते हैं, लेकिन क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। दरअसल अगर ये बात हम समझ लेते हैं कि सारे ज़्यादातर फंडामेंटल राइट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है, तो हम वायलेशन उसको नहीं मान सकते थे 13 के अंतर्गत। जी हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को वायलेशन नहीं माना जा सकता था। तो वहीं अगर जो भी पार्टी अपने अधिकारों के लिए फंडामेंटल राइट्स के विषय में अगर जाएगी माननीय कोर्ट के समक्ष 32 के तहत, तो वो क्या कहेगी? उसका तो धर्म ही है ना, वो तो बोलेगा ही। क्या बोलते हैं वो पार्टी बोलेगी कि हमारे जो ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है लेजिस्लेशन के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, वो क्या है, वो वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट को। पर ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है 223 के हाई कोर्ट को वो डिसाइड करना है कि वास्तव में ये जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है जो वास्तव में फंडामेंटल राइट्स के साथ है, या वास्तव में ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं अनरीजनेबलनेस है या आर्बिट्रीनेस है, तो कि वो वायलेशन में है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो आर्टिकल 13 में डिफिनीशन दी है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, तो आर्टिकल 368 में प्रोसेस की बात हुई है कि आप कुछ भी बदल सकते हैं, कोई भी जो आर्टिकल है संविधान का उस प्रोसेस के जरिए बदला जा सकता है। लेकिन चूंकि 13 पहले है, वो बता रहा है कि आप कुछ भी करने के बावजूद भी आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वायलेशन का शब्द का यहाँ मतलब है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं। वायलेशन का ये मतलब नहीं कि आप फंडामेंटल राइट में अमेंड ही नहीं कर सकते। तो एक पर्सपेक्टिव ये भी सामने उभर के आता है। फिर अगर आप, ये तो लाइन बाय लाइन रीडिंग हुई, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लॉ जो होता है, जैसा जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने एक जजमेंट में बोला, जी हाँ, अभी भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यू ललित साहब को, जी हाँ, जस्टिस कृष्णा अय्यर मेमोरियल लेक्चर सीरीज में सुन रहा था कि जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने बताया कि लॉ वो नहीं होता जो बनाया जाता है, लॉ वो होता है जो वो करता है। कभी कभी लॉ ऐसा भी पार्लियामेंट के जरिए आ सकता है कि वो फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, बल्कि एक नया फंडामेंटल राइट दे दे। फॉर एग्जांपल, बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रावधान, कंपलसरी राइट ना, लेकिन कभी ऐसा लॉ बना दे पार्लियामेंट कि नहीं, सभी के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी, किसी भी आदमी के लिए, किसी भी लोग के लिए। या बच्चों वाले ही केस में ये बोल दे पार्लियामेंट, माननीय पार्लियामेंट, कि सभी पे एक जैसे पूरे स्टैंडर्ड लगाए जाएंगे, स्टैंडर्ड भी होगा ना। तो आपको लगेगा फंडामेंटल राइट में इम्प्रूवमेंट हो गया, या नया फंडामेंटल राइट मिल गया कि सभी के लिए लागू हो गया। लॉ ये लेटर में तो दिख रहा है, तो आर्टिकल 13 में तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लेजिस्लेशन से हो गया। परंतु देश समाज की रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी में ये कहीं ना कहीं राइट टू प्रोफेशन को वो दिक्कत क्रिएट करेगा। जब सभी को अगर एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी के लिए हो जाएगी, तो एजुकेशन फील्ड से संबंधित जो भी प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं उसमें जो इनोवेटिवनेस है, उसमें जो अपने अपने तरीके से लोग प्रयास करते हैं, वर्क करते हैं, प्रोफेशन इत्यादि है, तो फिर एजुकेशन के प्रोफेशन से दायरे से हटाना पड़ेगा। और जब ऐसा हटेगा तो क्रिएटिविटी जो है, और जो लोग कम रिसोर्सेस में भी या कम स्टैंडर्ड में भी अच्छी शिक्षा दे देते हैं, वो सब ऑप्शंस भी बदलाए जाएंगे, हट जाएंगे, और जो राज्य करेगा वही
होगा और अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर अथॉरिटी उसके पास है तो वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा। तो कभी कभी एक फंडामेंटल राइट देने से या इम्प्रूव करने से इन इफेक्ट दूसरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लॉन्ग रन में उसका इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन रीडिंग शायद काम में ना आए। दूसरी तरह से आप ये सोचिए कि अगर रूल ऑफ लॉ डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर ना होता डिफाइन केशवानंद भारती केस में, या जो भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ना होती, जुडिशियल रिव्यू ना होता, डेमोक्रेसी मान लीजिए, फेडरलिज्म ना, ये सब चीज़ें ना होती, सॉवरेंटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर ये सब चीज़ें ना होती, ये बेसिक स्ट्रक्चर का अगर ख्याल ना रखा जाए तो फंडामेंटल राइट क्या सर्वाइव कर सकता है? सेकुलरिज्म अगर इसको फॉलो ना किया जाए तो फंडामेंटल राइट क्या सभी के बराबर राइट होंगे, एक की कीमत पे दूसरे के नहीं, क्या ये चीज़ें सर्वाइव कर पाएगी? अगर देश मजबूत नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा, देश के ऊपर उनके लोगों की विल नहीं होगी तो कोई दूसरा अगर कंट्रोल करेगा तो वो फंडामेंटल राइट क्या हमारे सिक्योर कर सकता है या उसको इन्फोर्स करा सकता है या वो जिम्मेवारी लेगा? कहने का मतलब है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जो चीज़ें, जो टूल्स आए, इससे बहुत चीज़ों की मदद मिलती है लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखने पे। जो आर्टिकल 13 और 368 और लाइन बाय लाइन रीडिंग से, और जैसा मैंने एग्जांपल दिया उस हिसाब से आप नहीं सोच पाएंगे। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अपने आप में पर्याप्त है। कभी कभी लॉ ऐसा भी हो सकता है, लेजिस्लेशन कि जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट ही ना कर रहा हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और एग्जांपल दे रहा हो जैसा भी एग्जांपल दिए, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा हो। क्या ऐसा भी कोई लॉ हो सकता है? उस केस में क्या करेंगे? आईआर कोयलू जजमेंट जो है, दोनों अप्रोचेस को, चाहे गोलकनाथ जजमेंट की अप्रोच हो या बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की अप्रोच हो, दोनों अप्रोचेस की मदद से वह जुडिशियल रिव्यू करने की कोशिश करता है। अगर फंडामेंटल राइट्स पे वायलेशन नहीं है तो प्लेन रीडिंग और नॉर्मल लेजिस्लेशन है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो पहले ये पहला 2 टायर टेस्ट, पहला कि क्या वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, दैट इज अफेक्ट कर रहा है। सेकंड फिर देखते हैं कि अगर कर रहा है तो बेसिक स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव डाल रहा है। परंतु अगर जैसा मैंने बताया कि कोई लेजिस्लेशन ऐसा है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ऐसा है कि वो फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट नहीं कर रहा है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हुआ नहीं दिख रहा है अपने टेक्स्ट में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो प्रभावित कर रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, क्या कर रहा है, हम नहीं बोले, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डाल रहा है, तब कौन सी अप्रोच होगी? मसलन डेमोक्रेसी अगर क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और कल को अगर पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डेमोक्रेसी ये जो के अंतर्गत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर वो पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंटशिप में बदल दे तो ओवरऑल आप देखेंगे कि राइट टू वोट इत्यादि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जनता के, उस डायरेक्टली फंडामेंटल राइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए बेसिक स्ट्रक्चर पे प्रभाव हो गया। हाँ, अब वो चलेगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अनुसार ठीक है भाई, चलिए फंडामेंटल राइट पे कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे भी आप देख रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को वो
डेमोक्रेसी तो अब भी चल रही है, राइट पे कोई प्रभाव नहीं है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज तो कर रहा है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रेसिडेंटशिप हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव पे ज़्यादा कंट्रोल कहीं ना कहीं हो जाएगा प्रेसिडेंट सिस्टम में, और भारत जैसे डाइवर्स देश में जहाँ पे अलग अलग लिंग्विस्टिक लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, तो क्या वो डाइवर्सिटी और वो जो डिबेट और जो वो अथॉरिटी पार्लियामेंट करती है इन डिबेट्स इत्यादि का मल्टी पार्टी सिस्टम की तरह, क्या इस डाइवर्स देश की रिक्वायरमेंट को प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम पूरा कर पाएगा, कर सकेगा? फॉर एग्जाम्पल डिलिमिटेशन हो जाए और नॉर्थ की सीटें का एक पॉपुलेशन अगर मेजर क्राइटेरिया है बढ़ जाए, तब और फिर मान लीजिए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इस तरह से कि नॉर्थ का बोल बोला हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव के पास एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी और दो ही पार्टी सिस्टम रहे, तो क्या ये डाइवर्सिटी इंडिया की रिप्रेजेंट हो पाएगी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में? तब कोर्ट जो है इफेक्ट में देखेगी कि वास्तव में कि ये जो है जो बदलाव है एक अंतराल के बाद देखना पड़ सकेगा कि वास्तव में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक बड़े ग्रुप के फंडामेंटल राइट पे वो अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो लिंग्विस्टिक में हो या चाहे जो भी आप समझिए, कर रहा है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर फिर से आप आइए आर्टिकल 13 पे कि वायलेशन जो है वो कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वायलेशन में कब बदल जाए, कभी कभी डायरेक्टली अफेक्ट अगर फंडामेंटल राइट को नहीं हो रहा है लेकिन इनडायरेक्टली वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है। तो इस तरह से भी आर्टिकल 13 को आप रीड कर सकते हैं। तो वहीं इसी केस में जब लॉन्ग टर्म में पता लगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम भारत की डाइवर्सिटी को अच्छे से या उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, तो कोर्ट जो है माननीय कोर्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है डेमोक्रेसी को उसको बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकती है, या शायद किया भी हमें पता नहीं भाई, मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ। एक नॉर्मल जो वीडियो जस्टिस नरीमन साहब के या कन्वर्सेशंस जो होते हैं चंचूट साहब के या खन्ना साहब के जो भी लेक्चर्स होते हैं या जो भी वीडियोस लॉ के फील्ड से होते हैं, अलग अलग मेमोरियल लेक्चर्स होते हैं, फली नरीमन साहब को, ये सब मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, ललित साहब को, तो इन चीज़ों से ये बातें समझ में आती हैं। तो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी फिलोसफिकल थॉट है और जो उनमें डेलिब्रेट इम्परफेक्शंस उनकी लैंग्वेज में और जानबूझकर कहीं ना कहीं डेलिब्रेट वे में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस से निपटने के लिए कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 में लॉ को नहीं डिफाइन किया गया, तो वहीं आर्टिकल 368 में पावर का जिक्र नहीं किया। अगर पावर का ही जिक्र कर देते तो मान लीजिए ओरिजिनल उसमें तो प्रोसेस तो दिया है, किसी भी चीज़ को आप अमेंड कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल को, पर अगर पावर का भी एक्सप्लिसिट वे में अगर जिक्र कर देते तो फिर वो तो किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं अपने मन मनसा अनुसार। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब तक केशवानंद भारती जजमेंट आता और गोलकनाथ जजमेंट ना होता या आर्टिकल 13 अगर डिक्टेटिंग फैक्टर ना होता तो तब तक पता लगा संविधान स्वयं इतना बदल चुका होता 368 के अंतर्गत कि जो बेसिक स्ट्रक्चर रीड किए गए संविधान की रीडिंग से उस मैराथन में 64 दिन की हीयरिंग में और कितने कॉन्स्टिट्यूशन विश्व के हैं, तो पता लगा संविधान तो पहले ही इतना बदल चुका होता तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ही ना डेवलप हो पाती, वो एसेंशियल बेसिक फीचर्स ही ना हो पाते, डेवलप हो पाते। तो वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 368 ये भी कहता है कि प्रोसेस है उसके तहत आप अमेंड कर सकते हैं किसी भी प्रोविज़न के, आप इंक्लूडिंग
आर्टिकल 13 को भी आप अमेंड कर सकते हैं, खुद 368 को भी आप अमेंड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 के सब्सटेंस को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, बाकी कुछ भी करिए। जी हाँ, आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर के टर्म में इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप रूल ऑफ लॉ को वायलेट करेंगे, यह देश की सॉवरेंटी इंटीग्रिटी से लॉ अगर प्रभावित करेगा, तो सेक्युलरिज्म को प्रभावित करेगा, डेमोक्रेसी को प्रभावित करेगा, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। इस तरह से भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो वहीं पावर जो है, पार्लियामेंट के नाम पे कोई पावर न यूज कर ले तो प्रक्रिया ही पावर है। पावर और कहीं नहीं है पार्लियामेंट की पावर वहीं 368 में है। जी हाँ, केशवानंद भारती का जजमेंट। जी हाँ, कोई भी आर्टिकल आप बदल सकते हैं। और वो पावर जो है वो पार्लियामेंट के नाम पे कोई ना यूज करे तो एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस के तहत सिंपल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी है, रेटिफिकेशन के साथ है, तो इसके तहत ही डिबेट होगी, इसके तहत ही आप वास्तव में पार्लियामेंट रिप्रेजेंट होगी। और जब ये रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा तो ऑलरेडी ये पावर फील होगी, तो प्रोसेस ही वास्तव में पावर है। ये इंटरप्रिटेशन भी आप कर सकते हैं। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को आप अमेंड भी कर सकते हैं इस पावर के साथ, लेकिन आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ख़त्म कब कर सकते हैं? ख़त्म आप कर सकते हैं, पेरी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कोर को नहीं। फर्स्ट आज राइट टू इंटरनेट डिफाइन है। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ रही है तो राइट टू अलग अलग राइट्स को कोर्स डिफाइन करती है। राइट टू लाइफ कितना एक्सपेंड कर गया है, देखिए, अलग राइट टू प्राइवेसी भी आ गया, सब कुछ आ गया है। कल को टेक्नोलॉजी बदल जाए और राइट टू रोबोट भी आ जाए, नॉर्मल जो फ़ोन वाला इंटरनेट है वो छोड़िए, रोबोटिक्स की फील्ड आ जाए, और इंटरनेट के जरिए, जो फ़ोन के जरिए हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उससे पता लगा पक्षियों पर बुरा प्रभाव उस वेव से होने लगे। तो राइट टू इंटरनेट को ख़त्म करना, एबॉलिश करने की स्टेज तक भी जाया जा सकता है, पार्लियामेंट जा सकती है। और ये एबॉल्यूशन जो है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के कोर को नहीं वायलेट करेगी। हाँ, पेरी को आप वायलेट कर दोगे, कोर पेनिम्ब्रा थ्योरी भी अप्लाई हो जाएगी। क्यों भाई, बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसी तरह से अगर सभी को लोगों के लिए फ्री कंपल्सरी एजुकेशन कर दी जाए, सभी लोगों के लिए, पता लगा कि आज की मार्केट इकोनॉमी में फिर सिस्टम चल ही ना पाए, तो वो एबॉलिश करना पड़ सकता है ऐसे आर्टिकल को ना। लेकिन बेसिक लेवल पे, चूँकि एडल्ट बच्चे से ही बनेगा, एक बार बच्चे को मौका मिल जाए तो ये कोर को आप नहीं चेंज कर सकते। मे भी स्टैंडर्ड जो है वो उनको मिले, लेकिन हर जगह एक ही स्टैंडर्ड अगर अप्लाई कर देंगे तो अलग अलग लैंग्वेज के जो बच्चे हैं, जो मदर टंग को अच्छे से समझते हैं, क्या उनके साथ जस्टिस होगा? तो ये इन चीज़ों में भारत का संविधान जो है, असली बात, किसी एक तरह से पूरे एक वे में एक इंटरप्रिटेशन नहीं देता, कई इंटरप्रिटेशन देता है। कभी लाइन बाय लाइन रीडिंग आपको मदद करेगी, कभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स के टूल्स के जरिए आप जो बेसिक फीचर्स हैं ओवरऑल एसेंस के जरिए आपको मदद करेंगे, कभी दोनों का कम्बिनेशन मदद करेगा, कभी किसी और तरह के से इंटरप्रिटेशन संविधान का उसी लैंग्वेज में आपको मदद करेगा। सेकंड जजेस केस में मान लीजिए कंसल्टेशन कंकरेंट हो गया, वरना कंसल्टेशन का क्या मतलब जब सब गवर्नमेंट अपने से ही सब कुछ रखेगी। तो कंसल्टेशन का क्या मतलब भाई? तो ऐसी चीज़ें जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए कितना बताइए ज़रूरी था। इसी तरह कल का जो जजमेंट आया, जी हाँ, जस्टिस JB पादरीवाला साहब और जस्टिस R महादेवन साहब का, गवर्नर की पावर और उस पर लेकर, तो जो भी चीज़ें छोड़ी गई थी, विजडम छोड़ा गया था, अम्बेडकर साहब ने जो मंशा छोड़ी गई थी, और आज के फास्ट युग की टेक्नोलॉजी में
जब लॉ अक्सर तेज़ी से रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, तेज़ी से रिसोर्स भी खर्च होते हैं, तेज़ी से रिसोर्स मिलते भी हैं, तो पार्लियामेंट जल्दी जल्दी बिल भी बनाती है, पीरियड वही 5 साल का रह गया है, तो आप कितने देर तक, अननोन पीरियड तक तो आप नहीं बैठ सकते हैं बिल पर, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की इफ़िशियंसी पे दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए वहाँ पर जो एक तरह से वैक्यूम छोड़ा गया था जानबूझ के लिए, वो कल वैक्यूम फिलअप हुआ। इसी तरह से अगर पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली राइट वे में नहीं है, आया राम गया राम के जरिए अर्जित है, तो अगर 5 सेकंड के लिए भी वो इनडिसीजन की वजह से है तो वो बहुत गलत हो सकता है। आज के संदर्भ में, आज के समय में, खासकर जब आजकल हमारे राजनेता बड़े से बड़े केसेस में इस्तीफा नहीं देते, जो एक समय शास्त्री जी या कभी नीतीश कुमार साहब ने भी रेलवे के समय दिया था, लेकिन आज की परिस्थितियों में शायद ये ऐसा हो नहीं। अब मैं रुक जाता हूँ। तो उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका ये वे ऑफ लाइफ है। वह बाहरी सर्कमस्टेंसेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की अद्भुत क्षमता देता है। जैसे हम हैं, शुरुआती दिनों में सर्वाइवल की बात थी, बड़े हुए तो वो अब मैच्योर हुआ तो अपनी फ़िलासफ़ी भी डेवलप की है, वो उसको पहचाना भी गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में, और इसी तरह से वो रेजिस्टेंस भी शो करता है। तो वहीं कुछ मूल चीज़ों पे वो अड़ने की भी क्षमता रखता है, और फिर ये भी एहसास कराने की कोशिश करता है एक कि भले ही एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा कि मैं शुरुआती दिनों से भी सही था, या मैं इतने दिन चला तो कहीं ना कहीं मेरी अपब्रिंगिंग सही थी। राइट टू प्रॉपर्टी भले ही आज फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन राइट टू लिमिटेड प्रॉपर्टी अगर हम शुरू में ही फंडामेंटल राइट मान लेते, और इस पे कोई भी फंडामेंटल, ज़्यादातर फंडामेंटल राइट विदाउट रेस्ट्रिक्शन के नहीं होते, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन देश समाज की परिस्थितियों के अनुसार लगाई जा सकती है अलग अलग प्रपोर्शंस में। उस समय देश आज़ादी के समय था, स्टेट के पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे, तो उतना ज़्यादा कंपनसेशन या ड्यू कंपनसेशन नहीं हो सकता था, लैंड सीलिंग एक्ट है। लेकिन आज के समय में जब रिसोर्सेस हैं तो छोटे और मध्य वर्ग के लोगों के लिए प्रॉपर मार्केट रेट या उससे संबंधित कंपनसेशन है, लेकिन बहुत बड़े कॉरपोरेट्स के लिए आज आप कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी संपत्ति उनकी भी नहीं ले सकते हैं। आपको कुछ न कुछ फेयरनेस का क्राइटेरिया उनके अनुसार से होना पड़ेगा। जी यहाँ जस्टिस धुलिया का डिसेंटिंग जजमेंट 9 जजेस की बेंच में, जब आप इस संदर्भ में देखते हैं तो राइट टू लिमिटेड प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट की तरह ही दिखता है, क्योंकि भले ही आज ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन 300A के तहत जो है ये एक ऐसा राइट है जिसके लिए आप माननीय सर्वोच्च अदालत तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, और भूमि अधिग्रहण कानून में जस्ट एंड फेयर कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन है इस राइट के बदले, तो कहीं ना कहीं राइट टू लिमिटेड प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट होगा कि नहीं होगा। इनिशियल डेज में हम हमारे फाउंडिंग फादर्स कितने सही थे, अगर नहीं सही होते तो हमारा संविधान आज अपनी जो रीढ़ की हड्डी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है उसके साथ एक जियांट ऑर्गेनिज्म की तरह ना सर्वाइव कर रहा होता। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक वे ऑफ लाइफ है, और ये हमारे तरह ही है वे ऑफ लाइफ है। बस ये है कि हमारी उम्र लिमिटेड होती है, पर अगर देखें तो हम कहीं ना कहीं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए विजडम छोड़ जाते हैं, उसके लिए व्यवस्था कर जाते हैं। इसी तरह से जो हमारा संविधान है वो हमारे ही जनरेशन के लिए नहीं है, वो हमारे आगे की जनरेशन के लिए भी चिंतित होता है, उसके विषय में भी सोचता है। सस्टेनेबल प्रोग्रेस क्या बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है भारत के संविधान में? इस चीज़ पर हम आपको छोड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, हमारी तरह क्या नहीं है? अगर हमारी तरह ना होता
या हमारे देश की फिलॉसफी मैच ना करती। सदियों से हम कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, अपने ही नहीं देश समाज को अपने साथ लेते हुए और डाइवर्सिटी में यूनिटी को शो करते हुए, तो संविधान कैसे सर्वाइव करता है? हम संविधान हमें रिप्रेजेंट करता है। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बहुत कम समय में, उस टर्मोल के समय में बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस देखे और बहुत तरह के कॉन्स्टिट्यूशन देखे, उनकी हिस्ट्रीज को समझा, इसलिए उन्होंने कुछ एम्बिग्विटीज लिखते हुए जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो छोड़ गए, ताकि हम अपने हिसाब से अपने संविधान को बदलते सर्कमस्टेंसेस के अनुसार इंटरप्रेट कर सकें। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी लिख गए संविधान में, 13 है तो 68 भी है, और भी चीज़ें कुछ ऐसी कर गए। प्रेसिडेंट में स्टेट शैल कब करेगा पता नहीं, रिसोर्स है, जब होगा तब होगा। इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट, नॉन इन्फोर्सेबल जनरल राइट्स, भले ही नॉन इन्फोर्सेबल है, लेकिन अगर स्टेट उन जनरल राइट्स को इन्फोर्स करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन के साथ। तो वहीं जनरल राइट्स को आप इन्फोर्स नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं जाके कह सकता है, क्या पता स्टेट के बाद रिसोर्स हो ना हो। तो ऐसी बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ और बहुत सारे इंटेलिजेंट डिफरेंसिया या जो भी कही चीज़ें, वो अपने अनुभव को, अपने पूरे एक्सपीरियंस उस संविधान सभा ने लिख गए। कुछ वो जो इम्परफेक्शंस छोड़े, उसके अनुसार हम अब संविधान को ढाल देते हैं और उसके अनुसार जो इम्परफेक्शंस हैं उसको समय पे ज़रूरतों के अनुसार भर भी देते हैं, कभी कभी जानबूझ के इम्परफेक्शंस क्रिएट भी कर देते हैं, ताकि रिजिडिटी ना आ जाए। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया है, ताकि आप खुद से भी सीखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।